हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो इसमें मैं वो बताऊंगी जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट हेडिंग है, क्या सभी परिवर्तन स्वतः उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि उत्क्रमित किसको बोलते हैं, यानी ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए और देख कह रहा है कि इसमें कि गुब्बारे का आकार एवं माप बदल गया। जैसे हम फुलाएँगे तो देखेंगे कि गुब्बारे का जो शेप और साइज़ हो गया वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब उसकी हवा निकाल दीजिए। अब कुछ देर बाद कह रहा है कि उसकी हवा को निकाल दीजिए। तो हवा निकाल दिए तो फिर हमें गुब्बारे के रूप में फिर हमें मिल गया। तो यानी ये कह रहा है कि यानी इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। सेकंड देख रहा है एक्सपेरिमेंट में, चलिए सेकंड वाले में कि ये हम लोग छोटे पे भी करते हैं। छोटे बच्चे जब रहते हैं तो कह रहा है कि एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उसका एक जहाज़ बनाइए। तो जहाज़ बना लिए, फिर कह रहा है कि कुछ देर बाद अब फिर इसको खोल दीजिए। फिर खोल देंगे तो फिर पुनः हमें एक कागज़ के रूप में मिल जाएगा। यानी ये भी क्या है, एक उत्क्रमित है। यानी इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी पुनः हम कागज़ हमें मिल गया, यानी इसको प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट है कि गूँथे हुए आटे की एक लोई बनाइए और इस लोई से रोटियां बना लीजिए। तो देखते हैं कि कभी-कभी रोटी ख़राब हो जाता है, अच्छा सा उसका शेप गोल नहीं बन पाता है, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, फिर उसकी हम फिर लोई बनाते हैं और फिर उसका शेप हम बनाते हैं। यानी पुनः हम उसको क्या करनी है, उसको चेंज कर लिए। यानी ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी उत्क्रमित किया जा सकता है। और 6 वाले में देखिए ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें ये कह रहा है कि गूँथे हुए आटे से लोई बनाए और लोई से उसको रोटी हम बनाकर उसको तवे पे सेंक लिए। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, सेंक चुके हैं। तो सेंक चुके हैं तो कह रहा है क्या अब रोटी से हमें लोई मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, यानी इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इस सारणी में हम देखते हैं कि कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। तो कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो क्या उबले हुए अंडे से कच्चा अंडा मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, यानी इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। और कह रहा है इसमें कि ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ऊन के धागे से स्वेटर बन गया। देखते हैं कि मम्मी लोग क्या करती हैं, जब स्वेटर बन गया फिर कुछ सालों तक लोग लोग पहनते हैं, उसके बाद फिर मम्मी लोग क्या करती हैं, उसको उभार देती हैं और फिर उसको हम ऊन बना सकते हैं। यानी इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। और कह रहा है जैसे कली से फूल बन गया, तो फूल से क्या हमें कली मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध से पनीर बन गया, तो पनीर से दूध हमें मिलेगा? नहीं, तो इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। और कह रहा है इसमें जैसे जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, जमी हुई आइसक्रीम से अगर वो पिघल गई है आइसक्रीम, तो फिर हम उसको फिर पिघली हुई आइसक्रीम को अगर हम फ्रीज़र में रख देते हैं, तो फिर हमें जमी हुई आइसक्रीम मिल जाएगी। यानी इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी ये हाँ इसमें लिखेंगे, इसमें हाँ या फिर ना में आंसर देना है। और कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट ये हेडिंग है कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? तो हाँ, अन्य भी तरीके हैं। जैसे ये है इसमें कि एक धातु है, जैसे लोहे का ये जो वलय है, तो धातु जो होता है वो गर्म करने पे क्या होता है, फैलता है। तो इस जैसे लकड़ी का जो ये हत्था है, इसको उसमें लगाना है। तो कह रहा है इसमें कि इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे यह हत्थे पे कस जाता है। यानी जो धातु होती है वो गर्म करने पे फैलती है, तो आसानी से लकड़ी का जो हत्था था उसमें डाल दिया गया और फिर जब कुछ देर के बाद जब वो ठंडा होगा तो लोहा क्या होता है कि वो सिकुड़ जाता है। तो ठंडा हो गया तो सिकुड़ गया, यानी उसको अच्छे से क्या कर लिया, आप कस जाता है उस पे। और इसमें देखते हैं, इस चैप्टर में बस यही आपको जानना है उत्क्रमित के बारे में। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं, ये हम लोग देख चुके हैं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। और देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर
नेक्स्ट चैप्टर है कि 7 चैप्टर पौधों को जानिए। तो इसमें मेनली हम ये देखेंगे कि साग, झाड़ी और वृक्ष देखिए साग के बारे में कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। तो साग का जो तना होता है वो बहुत ही कोमल होता है। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। तो साग यानी हर्ब्स, तो हर्ब का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे टमाटर हो गया। और देखते हैं इसमें नेक्स्ट है झाड़ी। झाड़ी क्या होता है कि कुछ पौधे में शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है। तो देखें हम लोग कि इसका जो था साग का, इसका तना जो होता है वो कोमल होता है, लेकिन झाड़ी का जो तना होता है ये कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं, लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कठोर होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे नींबू, झाड़ी का एग्जाम्पल है। और ऐसे ही जैसे पौधे, तो कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। तो वृक्ष का एग्जाम्पल जैसे बरगद हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया। तो ये वृक्ष के एग्जाम्पल हैं। और इसमें ये है कि विसर्पी लता, तो कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। तो इसको हम लोग खेत में भी देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो सीधे नहीं रह पाते हैं, तो वो नीचे ही फैल जाते हैं भूमि पे। जैसे इसका एग्जाम्पल लौकी हो गया, कद्दू और तरबूज, ये नीचे ही क्या होते हैं, हमें फैल जाते हैं। आरोही क्या होते हैं, आरोही तो ये जो होते हैं, ये अगर इनको किसी चीज़ का सहायता मिल जाए तो ये ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आरोही का एग्जाम्पल जैसे हो जाते हैं कि मनी प्लांट है। और देखते हैं इसमें पत्ती के बारे में बता रहा है कि पत्ती का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पड़वृंत क्या होता है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है, उसको पड़वृंत बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर में दिया है, ये जो है ये पड़वृंत होता है, इसी से वो तने के द्वारा जुड़ा रहता है पत्ती। और पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो चपटा हरा भाग है इसको क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। और देखते हैं कि कह रहा है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि किसी भी आप पत्ते को लेके आइए और उसमें देखिए कि उसमें कैसी संरचनाएं होती हैं। तो हम बहुत सारे उसमें सिरा देखते हैं। तो उसमें 2 टाइप्स का सिरा मिलेगा आपको, एक जालिका वृत्त मिलता है और एक समांतर सिरा विन्यास होता है। तो जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। तो आप देखेंगे कि जालिका रूपी सिरा विन्यास, बरगद का पत्ता लेके आइएगा, बरगद हो गया, आम, कटहल, तो उसकी जो पत्ती होगी उसमें बहुत सारी मतलब सिराएँ निकली रहती हैं। जैसे देखिए ये ए वाले में स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है कि ये जो है वो जालिका रूपी सिरा विन्यास है और बी वाला जो है वो समांतर सिरा विन्यास है। तो समांतर सिरा विन्यास में क्या होता है, जैसे धान, गेहूँ, घास का लीजिएगा तो घास में देखिएगा कि सीधे उसमें एक लाइन गई रहती है। तो ये घास हो गया, उसमें समांतर गई रहती हैं। और जालिका वाले में बहुत सारा उसमें लाइन गया रहता है इधर-उधर। तो और देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम, जैसे ये कह रहा है जड़। जड़ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ होता है और एक रेशेदार जड़ होता है, इसी को झखड़ा जड़ भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में बनाया हुआ है कि मूसला जड़ जो होता है तो इसका सिर्फ एक ही जड़ होता है जो अंदर तक गया रहता है। जबकि जो रेशेदार जड़ होते हैं, झखड़ा जड़, इसके बहुत सारे मतलब जड़ पतले-पतले निकली रहती हैं। तो इसको रेशेदार जड़ बोलते हैं, यानी झखड़ा जड़ बोलते हैं। और देखते हैं हम पुष्प के बारे में। तो पुष्प के मुख्यतः कौन-कौन से पार्ट होते हैं, तो बाह्य दल होता है, पंखुड़ी होता है और पुंकेसर और स्त्री केसर, इसके पुष्प के भाग होते हैं। तो ये कह रहा है इसमें कि अब देखिए यानी अब उसके अंदर जैसे आप गुड़हल का फूल लाइएगा तो उसमें आपको हर एक चीज़ उसमें दिख जाएगा आपको। पुंकेसर, उसमें पतली-पतली तंतु होता है तो उसको पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर में भी 2 चीज़ होता है, एक होता है परागकोश होता है और जो नीचे की पतली सी जो लंबी लाइन गई रहती है तो उसको तंतु बोलते हैं। और उसी में हम देखेंगे फूल में ही जो नीचे का भाग होता है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि आप एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन कीजिए और इसको कह रहा है कि अंडाशय को किस प्रकार से काटा जाए। तो इसमें 2 प्रकार से दिया हुआ है कि इसको आप काटिए और देखेंगे कि इसमें इसके अंदर छोटी-छोटी गोल संरचनाएँ दिखाई देंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं।
अब इसका सारांश देख लेते हैं हम लोग। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पे हमने बांटा था, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष के रूप में। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। तने पर तो ये तीनों होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है और पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखता है। तो जड़ का काम क्या होता है कि वो मिट्टी से जल और खनिज लवण को भी अवशोषण करता है तथा वो पौधे को मतलब जमा के वो जमाता है, वो मतलब कि दृढ़ता से उसको जमाए रखता है मिट्टी में। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जो जड़ें होंगी वो मूसला जड़ें होंगी। देखिए दोनों से हमें पता चल जाएगा। जैसे अगर जालिका रूपी शिरा विन्यास है किसी पत्ती का, तो यानी वो उसकी जड़ें कैसी होंगी, तो मूसला होंगी। अगर किसी पत्ती का जो संरचना समांतर शिरा विन्यास है, तो यानी उसका जो जड़ होगा वो कैसा होगा, रेशेदार जड़ होगा। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां को जल और पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर हैं, इस तरीके से। तो इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू।